हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अगर आप अभी तक पढ़ाई में व्यस्त नहीं हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए आशा मिशन ऑफिशियल के नए यूट्यूब चैनल पर। और हम आप लोगों को पढ़ाएंगे 12th क्लास का भूगोल। और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2, जिसका नाम होगा प्रवास। प्रवास के बारे में हम लोग जानेंगे बहुत अच्छा से। और आप लोगों से भी निवेदन होगा कि बहुत अच्छा से इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। कितना आपको समझ में आता है, कितना नहीं आता है, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो बिना देर की हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। और हम लोग जो है अब आगे देखते हैं प्रवास के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग समझते हैं कि प्रवास होता क्या है। प्रवास होता क्या है तो समझिएगा, प्रवास क्या होता है। तो जब लोग किसी कारणवश अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जो चल जाता है ना बाबू, जब लोग किसी कारणवश अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चल जाता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रवास। क्या बोलते हैं? प्रवास। अब प्रवास जो होता है ना, प्रवास अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। सर इसका मतलब नहीं समझे कि अस्थाई और अस्थाई क्या हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर आपका तबीयत खराब हो जाता है और ऐसे स्थिति में अगर आप किसी जगह से, जैसे दरभंगा से आप अगर पटना जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो यह क्या है, एक तरह से अस्थाई प्रवास हुआ। कहने का मतलब कि कुछ समय के बाद आप वहां से वापस आ जाइएगा। लेकिन एक होता है अस्थाई प्रवास। अस्थाई का मतलब हो गया कि परमानेंट आप चल गए, समझे, कभी आप अवे नहीं कीजिएगा। तो ऐसे प्रवास को कहा जाता है अस्थाई प्रवास। तो सिंपल हमने कहा कि प्रवास किसे कहते हैं। तो जब लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चल जाता है, तो इसी को हम लोग प्रवास बोलते हैं। और प्रवास अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है, ठीक है। और प्रवास जो है देश के अंदर भी हो सकता है और देश के बाहर भी हो सकता है, जिसको आप लोग जो है देख सकते हैं। प्रवास क्या है? तो जब लोग किसी कारणवश अपने मूल रहने के स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं, तो इस भौगोलिक गतिशीलता को ही प्रवास कहा जाता है। प्रवास अस्थाई या अस्थाई हो सकता है। यह देश के अंदर हो सकता है, तो वैसा प्रवास जो देश के अंदर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक प्रवास। और वैसा प्रवास जो देश के सीमाओं के बाहर हो उसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवास, ठीक है मित्रों। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। और बहुत अच्छा अगर समझ में आ रहा है ना, तो इसको कमेंट के माध्यम से आप लोग जवाब दीजिएगा, मतलब बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानते हैं कि उद्गम स्थान क्या होता है और गंतव्य स्थान क्या होता है। उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान क्या होता है? तो उद्गम स्थान वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, यानी बाहर जाते हैं। यह स्थान जनसंख्या में कमी दर्ज करता है। अच्छा, उद्गम स्थान नहीं आपको लग रहा है जहां से उद्भव हुआ है, तो जहां से लोग जा रहे हैं, प्रवास के लिए जा रहे हैं, तो उस स्थान को बोलेंगे उद्गम स्थान। और जहां पर प्रवास करके चल गया उसको बोलेंगे गंतव्य स्थान। क्या बोलेंगे? गंतव्य स्थान। तो समझ में आ रहा होगा। तो जहां से लोग प्रवास के लिए स्टार्ट किया, यानी जहां से वो जा रहा है प्रवास के लिए, किसी दूसरे जगह जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? उद्गम स्थान। और जहां पर चल गया वो, उसको हम लोग बोलते हैं गंतव्य स्थान। क्या बोलते हैं? गंतव्य स्थान। ध्यान दीजिएगा। तो उद्गम स्थान वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, यानी बाहर की ओर जाते हैं, तो यह स्थान जनसंख्या में कमी दर्ज करता है। स्वाभाविक है बाबू कि अगर अगर गांव से लोग शहर की ओर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जहां से वो गए हैं वहां का जनसंख्या क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा है आपका गंतव्य स्थान। वह स्थान जहां प्रवासी पहुंचते हैं, यानी प्रवासी जहां चल जाते हैं और वहां बसते हैं, यहाँ जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाता है। स्वाभाविक है अगर लोग शहर में जाएंगे और वहां पर जाएंगे तो वहां का जनसंख्या घनत्व तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग जो है बहुत अच्छा से जो है ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत अच्छा यहाँ से। अब थोड़ा सा और अब हम लोग आगे जानते हैं, और अब हम लोग जानते हैं कि जनगणना में जो है जनगणना में प्रवास गणना के दो आधार होते हैं। यानी प्रवास को जो गणना किया जाता है ना, उसका दो गो आधार होता है। कौन कौन आधार होता है सर जी? तो पहला होता है जन्म का स्थान और दूसरा होता है निवास का स्थान। नहीं समझे सर जी? नहीं समझे बाबू? तो समझो। जन्म का स्थान क्या हुआ? इसका मतलब जन्म का स्थान का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म, समझिएगा इसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, समझिए। यदि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान, यहाँ जहां पर उनका जन्म हुआ है, कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान और वर्तमान निवास स्थान अलग अलग होता है ना, तो उसको जन्म स्थान के आधार पर पूछेगा आपसे कि जन्म स्थान के आधार पर उसको क्या माना जाएगा? प्रवासी माना जाएगा। एक एग्जाम्पल के तहत समझिएगा बाबू कि राहुल नाम का लड़का था और उनका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। और वर्तमान समय में वो रह रहा है कहाँ? दिल्ली में। तो पूछेगा कि बताइए कि राहुल जन्म स्थान के आधार पर क्या है? प्रवासी है। क्या है? प्रवासी है। तो इसको आप लोग जो है बाबू ध्यान से जो है याद रखिएगा। इसी में दूसरा होता है निवास का स्थान। दूसरा क्या होता है बाबू? निवास का स्थान होता है। इसको समझिएगा, ये क्या है? तो यदि किसी व्यक्ति का पिछला निवास स्थान, पिछला का मतलब कहाँ? जहां रह रहा था। तो यदि किसी व्यक्ति का पिछला निवास स्थान और वर्तमान निवास स्थान भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है, तो उसे अंतिम निवास स्थान के आधार पर प्रवासी मानते हैं। याद रखिएगा। इसको भी आप एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं कि एक सीमा नाम की लड़की थी, इनका जो है पिछला निवास स्थान रांची था। कहाँ था? रांची। लेकिन वर्तमान में वो जो है ना बेंगलुरु में रह रही है। तो बाबू पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि सीमा निवास स्थान के आधार पर क्या है? प्रवासी। सीमा निवास स्थान के आधार पर प्रवासी है। तो इसको आप लोग जो है बहुत अच्छा से जो है ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जानते हैं कि आगे क्या है। तो समझिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्या है आगे समझिए। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना प्रवासन की विशालता, यानी भारत में किस प्रकार जो है प्रवासियों का अति रहा है, इसको हम लोग जो है समझते हैं। समझिए, एकदम आसान भाषा में समझिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, यानी भारत में जो जनगणना हुआ था 2011 में, उसके अनुसार 45.6 करोड़ लोग जो है ना प्रवासी दर्ज किए गए हैं। यानी 45.6 करोड़ लोग प्रवासी है। अगर सिंपल में समझिएगा ना बाबू, तो 100 लोगों में से 37 लोग, आप समझ सकते हैं, 100 लोगों में से जो है, यानी 100 भारतीय में से लगभग 37 लोग जो है ना किसी न किसी कारणवश अपना निवास स्थान बदल चुका है। समझ में आ रहा है? अभी हमने क्या कहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 45.6 करोड़ लोग जो है एक प्रवासी दर्ज किए गए हैं। सिंपल भाषा में समझिएगा तो 100 में से 37 लोग हैं जो अपना निवास स्थान बदल चुके हैं। ठीक है। और पिछले अगर 10 वर्षों की बात करें, यानी 2001 से 2011 के दौरान की, तो 14.2 करोड़ लोग जो है ना अपना निवास स्थान बदल चुका है, जिनमें से 11.9 करोड़ प्रवासी जो है राज्यों की सीमाओं के अंदर ही गतिशील रहे हैं। राज्य की सीमाओं के अंदर, यानी अपने राज्य की सीमा के अंदर में ही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंतःराज्य। क्या बोलते हैं? अंतःराज्य। अंतःराज्य का मतलब क्या हुआ? अंतः का मतलब अंदर, अंतः का मतलब अंदर, और राज्य तो बुझबे करते हैं। तो जो राज्य के सीमाओं के अंदर में जो होता है ना, उसी को बोलते हैं अंतःराज्य। तो याद रखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल 45.6 करोड़ लोग जो है प्रवासी दर्ज किए गए हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, तो 100 में से जो है 37 लोग किसी न किसी कारणवश अपना स्थान छोड़ चुके हैं, जिसमें अगर पिछले 10 वर्षों की अगर बात करें तो 14.2 करोड़ लोगों ने जो है अपना स्थान बदल दिया, जिसमें 11.9 करोड़ प्रवासी जो है राज्यों की सीमाओं के अंदर ही गतिशील रहे हैं, जिसको अंतरराज्यीय प्रवासी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब हम लोग जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं,
और अब हम लोग जानते हैं कि आगे क्या है, समझिएगा। अब कह रहा है क्या कि प्रवासी सांख्यिकी का जो है ऐतिहासिक विकास, यानी प्रवास को लेकर के जो है आज तक क्या क्या उनके बारे में, कैसे कैसे कौन कौन सा शब्द कब जोड़ा गया था, नाम है ऐतिहासिक विकास। यानी इसका ऐतिहासिक, प्रवास का ऐतिहासिक विकास क्या है, इसके बारे में समझाइए। तो सिंपल समझिएगा बाबू, आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में पहली जनगणना 1872 में शुरुआत हुआ था लॉर्ड मेयो के द्वारा। लेकिन याद होगा मित्रों कि लॉर्ड मेयो को जो है अंडमान निकोबार में जो है उनको मार दिया गया था शेर अली अफरीदी के द्वारा चाकू गोद करके। तब उसके बाद जो है 1881 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है नियमित जनगणना होती है, जिसको हम लोग पूर्ण जनगणना भी बोलते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए पूर्ण नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। और याद रखिएगा बाबू, 1881 ईस्वी में ही प्रवास को जो है जोड़ दिया गया था, किस में? जनगणना में। तो याद रखिएगा, सबसे पहला है कि 1881 ईस्वी में जो है जब हमारा पहला पूर्ण जनगणना हुआ था, तो 1881 ईस्वी में देश की पहली नियमित जनगणना में जो है प्रवास का जो है विवरण प्रथम बार जो है इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद साल आता है 1961 का, और इस समय क्या हुआ, तो इसमें पहली बार जो है प्रवास के अंतर्गत जन्म स्थान के साथ साथ, जन्म स्थान तो जोड़बे किया, और इसके साथ साथ निवास की अवधि भी जोड़ दी गई। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। 1971 की बात करते हैं, तो इस समय क्या हुआ था, तो इस समय पिछला निवास स्थान और वर्तमान स्थान पर रहने की समय सीमा की जानकारी जो है मांगी गई थी, याद रखिएगा। और लास्ट जो है 1981 याद रखिएगा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। इसमें क्या था, तो इसमें प्रवास के क्या क्या कारण होते हैं। कुछ तो कारण रही होगी, एक बहुत अच्छा शब्द है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, ऐसे ही कोई, समझ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा 1981 में पहली बार बताया गया कि प्रवास जो होता है, तो प्रवास का कुछ न कुछ कारण भी होगा। तो क्या क्या कारण है, तो समझिए। तो क्या क्या कारण है, तो प्रवास का कारण है रोजगार। हमारे बिहार राज्य की अगर बात करें या फिर किसी भी राज्य के, हमारे राज्यों के जो युवा होते हैं, हमारे राज्यों के जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं, ये लोग रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में अपने राज्य से, अपने क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। तो इसी को न बोलते हैं प्रवास। तो प्रवास का क्या क्या कारण होता है, तो प्रवास का कारण रोजगार भी होता है, प्रवास का कारण बाबू शिक्षा भी होता है। आप जानते हैं कि जो वैसा क्षेत्र जो अभी भी शिक्षा से खूब अवगत नहीं है, जहाँ पर शिक्षा का खूब विकास नहीं हुआ है, जहाँ पर खूब ठीक ढंग से शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो विद्यार्थी है ना बाबू, वहाँ के जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो प्रवास कर जाते हैं, किसी दूसरे शहर में चल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। समझे, जैसे गांव घर के लड़का सब जाएगा मुखर्जी नगर, यूपीएससी आईपीएस आईएएस का जो है तैयारी करने के लिए, वहाँ पर जाके पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके राज्य में, उनके क्षेत्र में खूब अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है। तो शिक्षा के कारण भी लोग जो है प्रवास करते हैं। विवाह के कारण कैसे करते हैं, तो आप जानते हैं कि विवाह एगो पति और पत्नी में होता है। पति तो नहीं करता है प्रवास, लेकिन याद कीजिए बाबू, पत्नी को जो है ना उनका अपना घर छोड़ करके और पति के घर जाना पड़ता है, तो वो भी एक तरह का प्रवास है। समझे, आगे जब पढ़ाएंगे तो वहां पर हमको बताएंगे, इसको बोलते हैं ग्रामीण से ग्रामीण वाला प्रवास। समझे, और भी कई सारे कारण हैं, जैसे व्यापार, तो व्यापार के उद्देश्य से भी जो है लोग प्रवास करते हैं। ठीक है, तो यही कुछ कारण हैं, कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग जो है अच्छा से याद रखिएगा, और ऐसा हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग समझते हैं कि प्रवास के क्या क्या धाराएं होते हैं। समझिएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा, प्रवास के क्या क्या धाराएं होते हैं, समझिए। तो प्रवास के ना दो गो धारा होता है, जैसे नदी का धारा होता है ना, इसी प्रकार प्रवास का दो गो धारा होता है। धारा कौन कौन सा होता है भाई जी, तो पहला होता है आपका आंतरिक प्रवास। पहला क्या होता है, आंतरिक प्रवास, और दूसरा एक और होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो आंतरिक प्रवास किसे बोलेंगे, तो जब आंतरिक प्रवास किसे बोलेंगे, तो जब हम अपने देश के अंदर ही, जब हम लोग अपने देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवास करते हैं ना,
इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रवास। ठीक, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है प्रवास सर जी? तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है बाबू कि अपने देश के सीमा को छोड़कर, यानी अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चल जाना, किसी दूसरे देश में चल जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो आपने क्या देखा, प्रवास की दो धारा होता है, पहला होता है आंतरिक प्रवास और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवास के बारे में। तो आंतरिक प्रवास देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर यानी अंदर होने वाला प्रवास जो होता है, इसको आंतरिक प्रवास बोलते हैं। और आंतरिक प्रवास जो होता है ना बाबू, ये भी होता है दो प्रकार के। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है अंतः राज्य और एक होता है अंतर राज्य। अंतः का मतलब नहीं लग रहा है आपको कि राज्य के अंदर के बारे में बात हो रहा है, और अंतर का मतलब क्या लग रहा है आपको कि डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। तो दोनों शब्द का मीनिंग अलग अलग है। अंतः का मतलब हो गया अंदर, अंतर का मतलब हो गया कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, अलग अलग। तो अंतर राज्यीय प्रवास किसे बोलते हैं? तो एक ही राज्य के भीतर प्रवास करना जो है अंतः राज्य प्रवास करते हैं। कैसे? तो जैसे आप जानते हैं कि अगर हम दरभंगा से पटना जाएंगे तो इसको बोलेंगे अंतः राज्य प्रवास, लेकिन अगर हम दरभंगा से दिल्ली चल जाएंगे तो इसको बोलेंगे अंतर राज्य प्रवास। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवास करेंगे ना, तो इसको बोलेंगे अंतर राज्य प्रवास। समझ में आ रहा है? देखिए, जब हम लोग दरभंगा से पटना जाएंगे यानी अपने राज्य में ही है, तो दरभंगा से पटना जाएंगे तो इसको बोलेंगे अंतः राज्य प्रवास। और जब हम लोग अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो ऐसे प्रवास को बोलते हैं अंतर राज्यीय प्रवास। और ये आंतरिक प्रवास जो देखे थे ना बाबू, ये आंतरिक प्रवास इसका 4 गो धारा होता है। कौन कौन होता है? तो आप लोग नाम सुने होंगे ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, दूसरा नाम सुने होंगे ग्रामीण से नगरीय प्रवास, तीसरा सुने होंगे ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, नगर से नगर प्रवास, और चौथा सुने होंगे नगरीय से ग्रामीण प्रवास। अब ये होता क्या है सर, समझिए। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास यानी गांव से किसी एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के रहना या बसना ही ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास का उदाहरण है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बाबू विवाह होता है। विवाह में क्या होता है कि एक पत्नी जो होती है अपने जो मायके होता है उसको छोड़ करके और उनको ससुराल जाना पड़ता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास। दूसरा होता है ग्रामीण से नगरीय प्रवास। अब ग्रामीण से नगरीय क्या होता है सर? तो आप जानते हैं बाबू कि हमारे बिहार में बेरोजगारी बहुत अधिक है। हमारे बिहार में जो है लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, जिस कारण हमारे बिहार के जो युवा हैं, जो हमारे बिहार के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, ये सब नगर में जाकर के काम करते हैं, नगर में जाकर के मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने घर का जो है हालात सुधारने का प्रयास करते हैं, अपने बेटियों को शिक्षा देने का काम करता है, अपनी माताओं और बहनों को जो है माताओं के लिए जो है स्वास्थ्य सुविधा, मतलब हर एक काम को जो है संभालता है एक पुरुष। शहर जाके कमाता है और वहीं से कुछ पैसा भेजता है, तब जाकर के जो है गांव में उसकी पत्नी हो, उसका बच्चा हो, बेटा हो, माँ हो, थोड़ा ठीक से रह पाती है। तो समझ में आ रहा है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास क्या था। और दूसरा आप अभी बताए थे ग्रामीण से नगरीय प्रवास। और तीसरा होता है बाबू नगर से नगर प्रवास। समझिए, अब किसी किसी नगर में जो है लोगों को मन करता है कि थोड़ा अब और हम अच्छा वाला जीवन जिए, एकदम रॉयल स्टार वाला जीवन जिए, तो ऐसी स्थिति में जो है लोग एक नगर से दूसरे नगर की ओर भी प्रस्थान करता है, यानी जाता है, प्रवास करता है अच्छे अच्छे अति के तलाश में। समझे? तो उसी को बोलते हैं नगर से नगरीय प्रवास। ठीक है। और लास्ट होता है नगर से ग्रामीण प्रवास। ये क्या होता है सर? तो ये क्या होता है बाबू, समझिए। नगर से ग्रामीण प्रवास जब जो लोग सरकारी नौकरी वाला लोग सब है, जिनको अच्छा अच्छा जो है नौकरी के पद पर है, जब वो अपने पद से रिटायर हो जाता है ना, तो रिटायर होता है ना, तो वो खोजता है एकदम शांत मौसम, शांत वातावरण, एकदम अच्छा वातावरण खोजता है। और ऐसी स्थिति में वो सोचता है कि हम गांव जाएंगे ना तो थोड़ा अच्छा से जीवन रहेंगे। तो समझिएगा, तो उसी को बोलते हैं नगर से ग्रामीण प्रवास। यानी जो लोग जॉब में हैं और जब वो सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, यानी जब उनका जॉब खत्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह गांव आकर के रहना चाहता है, तो इसी को बोलते हैं नगर से ग्रामीण प्रवास की धाराएं। ठीक है।
तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। तो अभी क्या देखे आपकी प्रवास के जो है दो गो धारा था। पहला था आंतरिक, तो एकदम सिंपल बताएं कि जब देश के सीमा के अंदर में जब प्रवास होता है तो उसको बोलेंगे आंतरिक प्रवास। और इसी का दूसरा है, उसको बोलेंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास आप लोग जो है यहाँ देख सकते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय प्रवास एकदम सिंपल याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रवास जब हम लोग देश के बाहर, जब हम लोग अपने देश को छोड़ करके यानी देश की सीमाओं से बाहर जब चले जाते हैं तो ऐसे प्रवास को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। इसमें दो गो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, एक होता है आप्रवास और दूसरा होता है उत्प्रवास। अगर एक लाइन में आंसर सुनिएगा ना, तो आप्रवास का मतलब होता है कि वैसे प्रवासी जो किसी विदेशी देश से, मतलब विदेश से जो है वो भारत में आया है तो उसको बोलेंगे आप्रवासी। और जब कोई भारतीय लोग विदेश चल जाता है तो उसको बोलेंगे उत्प्रवासी। क्या बोलते हैं? उत्प्रवासी। तो यहाँ से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसके बारे में अब हम समझते हैं। हमने एक शब्द में आंसर बताया कि आप्रवास किसको बोलते हैं और उत्प्रवास किसको बोलते हैं। तो आप्रवास क्या होता है? तो जब कोई विदेश में, जब कोई दूसरे देश से कोई लोग हमारे भारत में आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आप्रवास। और जब हमारे भारत से कोई लोग विदेशों में चल जाता है, किसी दूसरे देश में चल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रवास। अब थोड़ा सा इसके बारे में जो है समझिएगा। अब आप्रवास क्या है सर जी, इसको डिटेल में बताइए। हाँ बाबू, एकदम डिटेल में बता रहे हैं। देखिए, बाहरी देशों से भारत में आकर बसने वाले लोगों का लोग जो आते हैं उसी को हम बोलते हैं आप्रवास। और आपको बाबू समझिए, हमारे भारत में विदेशों से लगभग 50 लाख से भी अधिक आदमी रहे हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से लगभग 50 लाख व्यक्तियों का आप्रवास हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें हमारे पड़ोसी देश के लगभग 88.9% जो है हमारे पड़ोसी देश के लोग हैं। पड़ोसी देश कौन कौन? तो वही बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद आपका नेपाल, यही सब कुछ देश हैं। और खासकर सबसे अधिक बांग्लादेश से आया है। देखिए ना, 30 लाख जो है, देखिए ये 30 लाख जो है ना, ये बांग्लादेश से आया है। आप समझ सकते हैं कि इनमें से मतलब जितना प्रवास हुआ है भारत में, आप्रवासी आया है, उसमें 88.9%, 88.9% जो है पड़ोसी देश से आया है। और सबसे अधिक कहेगा कहाँ से आया है? तो बांग्लादेश से आया है। कितने? 30 लाख आया है, समझ सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर राज्य स्तर की बात करें तो सबसे अधिक आप्रवासी जो है महाराष्ट्र राज्य में आया है। कितना आया है? तो याद रखिएगा 23 लाख जो है इसको दर्ज किया गया राज्य स्तर पर, याद रखिएगा। समझ में आ रहा होगा? समझिए, आप्रवासी क्या था? तो बाहरी देशों से भारत में आकर बसने वाले जो लोग हैं उन्हीं को हम लोग आप्रवासी बोलते हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से लगभग 50 लाख व्यक्तियों का आप्रवास हुआ है। ठीक है। और इनमें से 88.9% जो है पड़ोसी देश से आए हैं। और सर्वाधिक आया है कहां से? बांग्लादेश से, लगभग 30 लाख, याद रखिएगा। और जिसके बाद पाकिस्तान है और उसके बाद नेपाल का स्थान आता है। राज्य स्तर की बात करें तो सबसे अधिक आप्रवासी जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, लगभग 23 लाख जो है दर्ज किया गया है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ें, और आप्रवास हम लोग समझ गए, और अब हम लोग समझते हैं उत्प्रवास के बारे में। किसके बारे में? उत्प्रवास के बारे में समझिएगा। क्या है उत्प्रवास? समझिए, उत्प्रवास भारत से बाहर, हमने कहा था आप्रवास का मतलब होता है कि भारत में आया, किसी दूसरे देश से भारत में आया तो आप्रवास। अब भारत से किसी दूसरे देश में चल गया तो उसको बोलेंगे उत्प्रवास। क्या बोलेंगे? उत्प्रवास। समझिएगा। तो भारत से बाहर अन्य देशों में जाकर बसने वाले जो भारतीय हैं उनको हम लोग उत्प्रवास कहते हैं। और बाबू, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत के 2 करोड़ से अधिक लोग भारत पूरे विश्व के 110 देशों में जो है फैला हुआ है। बहुत ही गंभीर मसला है बाबू कि आज लोग रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, बेहतर जीवन की तलाश में, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में भारत से प्रवास कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, आप देख सकते हैं कि भारत के लगभग 2 करोड़ लोग जो है
विश्व के 110 देशों में फैले हुए हैं जो वैश्विक स्तर पर कार्यरतशील है। समझ सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर राज्यों की अगर बात करें तो सबसे अधिक जो है उत्प्रवास आपका जो है पलायन जो करता है कहाँ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग। उत्तर प्रदेश के लगभग 26 लाख लोग जो है पलायन किए हैं। और बिहार की बात करें तो हमारा बिहार भी कहीं पीछे नहीं रहता है, और बिहार से भी 17 लाख लोग जो है पलायन किए हैं। आप समझ सकते हैं बाबू, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको जो है अच्छा से याद रखिएगा और अच्छा से याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए, काम नहीं कर रहा है, हो क्या बात हुआ, 1 मिनट, कर गया। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम लोग जानते हैं बाबू कुछ कारक के बारे में। कुछ कारक, प्रवास के क्या क्या कारक रहे हैं इसके बारे में जानते हैं बाबू। तो प्रवास को जो है कुछ तो कुछ कारक रहा होगा, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, ऐसे ही कोई प्रवास तो नहीं करता है, समझे। तो प्रवास के कई सारा कारण होता है। प्रवास का क्या कारण होगा, तो प्रवास के बाबू 2 कारण होता है। एक होता है प्रतिकर्ष कारक, समझिए ध्यान दीजिएगा। एक होता है प्रतिकर्ष कारक और एक और होता है अपकर्ष कारक। अगर सिंपल समझिएगा कि प्रतिकर्ष कारक किसको बोलते हैं और अपकर्ष कारक किसको बोलते हैं तो समझिएगा। देखिए, प्रतिकर्ष का इंग्लिश होता है पुश, और पुश का मतलब होता है धकेलना। क्या होता है, धकेलना। वैसा कारण जो आपको मजबूर कर रहा है, जो आपको जो है यहां से धक्का दे रहा है कि आप जाइए, समझ में आ रहा है ना। तो प्रतिकर्ष कारक क्या हुआ, तो वैसा कारण जो हमको धक्का दे रहा है, जिसके कारण हम मजबूर हो गए हैं, कुछ हमारे गांव के घर के जो समस्या है उसके कारण हम मजबूर हो गए हैं, बहुत तंग आ गए हैं, जिसके कारण हम लोग जो है प्रवास करते हैं। तो ऐसे कारक को बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक क्या होता है सर, तो अपकर्ष कारक का मतलब होता है क्या, कि ऐसा चीज जो आपको अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो जो आपको धकेल रहा है, वैसा कारण जो आपको धकेल रहा है उसको बोलेंगे प्रतिकर्ष कारक, और वैसा कारण जो आपको अपनी ओर खींच रहा है उसको बोलेंगे हम लोग अपकर्ष कारक। समझे, तो डिटेल में जानेंगे प्रतिकर्ष कारक क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो सिंपल हमने कहा कि वैसा कारण जो आपको अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, जो आपको तंग कर देते हैं, आपको एकदम विवश कर देते हैं अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए, तो ऐसे कारण को हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्ष कारक। अब सर कौन कौन सा कारण होता है, आपके मन में इच्छा तो जागृत हो रही होगी। तो हम आ रहे हैं। तो प्रतिकर्ष कारक कौन कौन सा होगा, तो हमारे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में प्रतिकर्ष कारक जैसे आपका रोजगार हो गया। यहाँ पर जो है लोगों को अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता है, अच्छे रोजगार नहीं मिलने के कारण वो अपना जीवन ठीक ढंग से नहीं जी पाता है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, अपने पत्नियों को, अपने माताओं को दवा समय पर नहीं दे पाता है, अपना सुरक्षा खुद नहीं कर पाता है, घर नहीं बना पाता है, समझे। बहुत तरह का समस्या है। तो रोजगार बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ का समस्या है कि हमारे बिहार में खासकर बाढ़ आ जाता है, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, सुखाड़ आता है, बहुत सारा आता है, लेकिन बाढ़ बहुत प्रभावित करता है। हमारे बिहार में हर साल बाढ़ आता है और 300-400 करोड़ रुपया का जो है नुकसान करके चल जाता है। और फिर नेता आएगा, 5 किलो चूड़ा खिलाएगा, मीठा खिलाएगा, फिर नेता, फिर जनता सब भूल जाता है, समझे। तो यही अथी है, नहीं भूलना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, समझे। तो समझिए, तो बाढ़ भी जो है बहुत बड़ा कारण रहा है हमारे बिहार का जो है, समझे। बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, लोग रोजगार की तलाश में चल जाते हैं। बिहार में अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है, लोग शिक्षा की तलाश में चल जाते हैं। बिहार में स्वास्थ्य सुविधा अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की तलाश में लोग चल जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ देखे होंगे, दरभंगा में 12 साल हो गया अभी तक वो खाली गेट बना है एम्स का। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार का विकास हो रहा है हमारे बिहार में, ठीक है। तो समझिए, तो प्रतिकर्ष कारक जो होता है ना बाबू, इसका कई सारा कारण होता है। कारण होता है कि आर्थिक और कृषि दबाव, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अत्यधिक गरीबी, रोजगार के अवसरों की भारी कमी, ग्रामीण क्षेत्र में क्या रोजगार मिलेगा, तथा कृषि भूमि पर जो है जनसंख्या का दबाव अत्यधिक बढ़ता है, और दबाव जो है लोगों को पलायन करने के लिए विवश कर देता है, स्वाभाविक है। और उसके बाद है बुनियादी और सुविधाओं का अभाव। गांव और छोटे कस्बों में जो है आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और उच्च तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं का अभाव है।
प्रवासियों के लिए मुख्य धकेलने वाला कारण बनता है। अब ये बताए थे कि शिक्षा का अभाव है, यहाँ पर जो है उच्च तकनीकी का अभाव है, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिलता है, स्वाभाविक है लोग जाएगा दूसरा जगह प्रवास करेगा। और स्थानीय क्षेत्रों में लगातार, और आपदा भी बहुत बड़ा कारण रहा है, बताए हैं। स्थानीय क्षेत्रों में लगातार होने वाले प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, सुनामी हो गया, तथा यदा-कदा होने वाले युद्ध और सामाजिक अशांति भी जो है लोगों को सुरक्षित जगहों पर जो है ढकेलती है। तो बहुत ही सारा कारण है, यही सब को जो है हम लोग प्रतिकर्ष कारक बोलते हैं। सिंपल याद रखिएगा कि वैसा कारण जो लोगों को अपना घर, अपना जमीन, अपना पुश्तैनी घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दे, विवश कर दे, तो ऐसे कारणों को प्रतिकर्ष कारक बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ये था प्रतिकर्ष कारक, और अब हम लोग जानते हैं प्रवास के जो है अपकर्ष कारक के बारे में। अपकर्ष कारक बताए थे कि वैसा चीज जो आपको अपनी ओर खींचता है, अगर धकेल रहा है तो प्रतिकर्ष कारक, लेकिन वैसा कारण जो आपको अपनी ओर खींचता है, तो ऐसे प्रवास को हम लोग बोलते हैं, ऐसे कारण को बोलते हैं अपकर्ष कारक। क्या बोलते हैं? अपकर्ष कारक। तो उसमें क्या क्या होता है? तो बेहतर रोजगार, स्वाभाविक है कि नगरीय क्षेत्रों में जो है उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में जो है तीव्र विकास के कारण नियमित रोजगार के बेहतर व आकर्षक अवसर प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहाँ जो है बहुत अधिक मात्रा में रोजगार मिलता है, बहुत सारा उद्योग धंधा है, बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह सब है, उसमें अच्छा अच्छा काम मिल जाता है। इसलिए लोग चाहता है कि गांव में क्या मजदूरी करेंगे, जा रहे हैं शहर में कमाएंगे। गांव में कमाएगा तो 300 रुपया देगा, शहर में कमाएगा तो 800 रुपया 900 रुपया देगा, कम से कम अच्छा से जो है जीवन जी लेगा, समझे, अपने साथ साथ अपना बाल बच्चा का भी जीवन देखेगा। ठीक है, उसके बाद है उच्च जीवन स्तर। लोग जो है थोड़ा सा उच्च जीवन स्तर की सुविधाओं में भी लोग नगर की ओर जाते हैं, जैसे महानगरों में उच्च शिक्षा, प्रसिद्ध संस्थान, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन एवं बेहतर जीवन स्तर के विविध साधन लोगों को आकर्षित करते हैं। ये सब कारण जो लोगों को आकर्षित करता है, लोग वहां जाना चाहते हैं। लैंगिक विभिन्नता। अब लैंगिक मतलब कथी? लिंग, आ लिंग के आधार पर कथी? पुरुष और महिला, मतलब है ना जी। तो लैंगिक विभिन्नता कह रहा है कि बताइए पुरुष का जो प्रवास होता है किस लिए होता है? तो पुरुष का ज्यादातर जो प्रवास होता है ना बाबू, काम और रोजगार की तलाश में होता है, समझे। लोग काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए काम और रोजगार की तलाश में महिलाओं का प्रवास कितने प्रतिशत? मात्र 3%। लेकिन वहीं पर पुरुषों की बात करें तो 38% पुरुषों का प्रवास काम और रोजगार के लिए होता है। लेकिन कहेगा कि बताइए विवाह के कारण, तो विवाह के कारण लगभग 65% जो है महिलाओं का प्रवास होता है। अभी बताए थे ना कि विवाह हो जाएगा तो अपना मायके से कहाँ जाएगा? ससुराल, इसी को बोलते हैं ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास। तो ज्यादा केकर होगा? महिला के पुरुष का, तो स्वाभाविक है महिला का होगा। तो पूछेगा कितने परसेंट? तो 65% महिलाओं का प्रवास विवाह के कारण होता है, याद रखिएगा। लेकिन कहेगा पुरुष के कितने? तो पुरुष के 2% होता है। कुछ पुरुष हो जाए है जो घर जमाई बनने का काम करता है, समझे। हालांकि आप लोग नहीं बनिएगा, बहुत खराब होता है। 2-4 दिन आपका अच्छा से ख्याल रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है कुछ वो नहीं करेगा, समझे कि नहीं। पहला दिन जाइएगा तो 56 भोग खिलाएगा, 3-4 दिन के बाद जो है थोड़ा कम होगा आइटम सब, रोटी दाल भुजिया सब पर आएगा, और उसके बाद आपको जो है अचार भात भी खाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा इस सबसे दूर रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जानते हैं कि प्रवास के क्या क्या परिणाम हुए। अब परिणाम, आर्थिक परिणाम क्या था और जननांकीय व सामाजिक परिणाम क्या रहा है, तो समझिएगा इसके बारे में। इसके बारे में समझिएगा कि आर्थिक परिणाम क्या हुआ। आर्थिक परिणाम क्या है? तो शहरों से प्रवासियों द्वारा गांव में भेजी जाने वाली राशि, यानी जो पैसा कमाता है, समझे, भेजी जाने वाली राशि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी का काम करती है। इस राशि का मुख्य उपयोग ऋण अदायगी यानी कर्ज, उसके बाद दैनिक भोजन, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, कृषि निवेश तथा अन्य घरों के निर्माण में किया जाता है, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर सुधरता है। एक पिता जो होता है ना सर, या फिर एक पुरुष जो होता है ना, कि युवा जो होता है ना, वो जब गांव से शहर की ओर जाता है तो उनके मन में कई सारे सवाल होता है, कई सारी चुनौतियां होता है, कई सारी जिम्मेदारियां होता है। जिम्मेदारियां होता है उनके बच्चों का,
जिनका पैसों के कारण उनका शिक्षा नहीं मिल पाता है। जिम्मेदारी होता है उस बूढ़े माँ बाप का, जिनको पैसों की कमी के कारण उनका सही इलाज नहीं हो पाता है। जिम्मेदारी होता है उनके घर के हालात का, जिनको 2 वक़्त का रोटी नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब पुरुष जाते हैं, तो वहाँ से कमाते हैं और वहाँ से जब पैसा भेजते हैं, तो वहाँ से पैसों का जो है उनकी पत्नी विभिन्न ढंग से उनका उपयोग करती है। उनका उपयोग करती है ऋण अदायगी, यानी कर्ज़ ले लिया, कर्ज़ को जो है अति करने में। उसका अति करता है दैनिक भोजन, यानी भोजन-वोजन जो है खाने के लिए जो लाती है उसमें प्रयोग करता है। बच्चों की शिक्षा में प्रयोग करता है। उसके बाद चिकित्सा, वही दवाई व्यवस्था में प्रयोग करता है, कृषि निवेश में करता है, नए घरों व निर्माण में किया जाता है। माता-पिता बहुत कुछ होता है सर। एक बहुत अच्छा लाइन लिखे थे कहीं पर कि ये दुनिया तो सिर्फ़ हालात पूछती है, ये दुनिया तो सिर्फ़ हालात पूछती है, फ़िक्र तो माँ-बाप किया करते हैं। समझे? तो माँ-बाप का एक अलग रोल है, बहुत इम्पोर्टेंस है उनका जीवन में। हमेशा माँ-बाप का सम्मान कीजिएगा, अपने गुरु का सम्मान कीजिएगा, बस यही कहेंगे। बाकी अब हम लोग जो है थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानते हैं कि जननांकीय व सामाजिक परिणाम क्या है और इसके बारे में अब हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो समझिएगा, जननांकीय व सामाजिक परिणाम क्या है? तो असंतुलित लिंगानुपात। ये क्या है सर? तो समझिए, युवाओं और पुरुषों के भारी संख्या में शहरों की ओर प्रवास से गांव में महिलाओं व वृद्धों की संख्या बढ़ जाती है और शहरों का लिंगानुपात विकृत हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? तो इसका मतलब हुआ बाबू कि जब ये लोग पुरुष हो या फिर युवा, अगर वो अपना घर छोड़ के शहर में जाएगा, तो आपको नहीं लग रहा है बाबू कि उस गांव में जो है पुरुषों की जनसंख्या कम हो जाएगा? कम जो हो जाएगा, जहाँ पर जो गया है पुरुष, तो स्वाभाविक है कि वहाँ का जनसंख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा। उसके बाद है नवीन विचारों का प्रसार। नवीन नामे से स्पष्ट है, नया-नया विचारों का प्रसार। प्रसार का मतलब फैलाना, यानी वहाँ पर उन्होंने क्या-क्या चीज़ देखा है उसको जो है अपने गाँव में जो है लाना उस चीज़ को, समझे? जैसे प्रवासियों के माध्यम से गाँव में आधुनिक तकनीक, प्रवासी के कारण ही जो गाँव में आधुनिक तकनीक, बालिका शिक्षा तथा परिवार नियोजन जैसे प्रगतिशील विचारों का तेजी से संचार होता है। अब यहाँ पर था आधुनिक तकनीकें, वहाँ से जो है लोग जो है को जो सीखता है उसको गाँव में लाता है, उसके हिसाब से जो है अपना काम करता है। बालिका की शिक्षा, आप जानते हैं कि गाँव में आज भी कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे गाँव है जहाँ जो है महिला आज भी जो है लड़कियों को, बालिकाओं को, खासकर छोटी-छोटी बहनों को जो है पढ़ने के लिए रोका जाता है। समझे? कम से कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता है। यही सब हमारे समाज का जो है दुष्परिणाम, दुष्व्यवहार कहा जाए, दुर्व्यवहार कहा जाए, समझे? ये सब नहीं होना चाहिए। उनको भी पढ़ने का अधिकार है, वो भी पढ़े लिखे, अच्छा आदमी बने। अगर वो अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, तो आपका आस नहीं रहेगा, उसको उन्नति का आस नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब थोड़ा पढ़ने दीजिए, लिखने दीजिए, अच्छा आदमी बन जाएगा, आप ही को ना काम आएगा। अब पढ़ लिख जाएगी तो आप ही का ना दहेज बच जाएगा, समझिए। लेकिन नहीं बूझता है गाँव घर के आदमी, समझे? चलिए, तो अब हम लोग जो है थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानते हैं अगले स्लाइड के बारे में और समझिएगा अगला क्या है। तो समझिएगा बाबू, क्या है समझिएगा। प्रवास के पर्यावरणीय, समझिए, प्रवास के पर्यावरणीय एवं मानसिक परिणाम, यानी प्रवास के क्या पर्यावरणीय एवं मानसिक परिणाम है, इसके बारे में समझिए। तो शहरी बुनियादी ढांचों पर बढ़ता दबाव, गांवों से नगरों की ओर होने वाले अनियंत्रित प्रवास के कारण शहरों में गंभीर आवास की कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप गंदी बस्ती, क्षुद्र बस्तियों का जन्म होता है। ये मलिन बस्तियां गंभीर पर्यावरण क्षति के कारण बनती है। वायु प्रदूषण, वहित मल, ठोस कचरे के निपटान, विकट समस्या उठती है। शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर भारी में गिरावट होती है। यानी स्वाभाविक है कि जब लोग गांव से शहर की ओर जाएंगे, तो स्वाभाविक है शहर की जनसंख्या बढ़ जाएगा। अब बाबू शहर का जनसंख्या बढ़ जाएगा तो वहां पर आवास का कमी नहीं होगा, और आवास का कमी होगा तो लोग एकदम अस्त व्यस्त तरीका से रहने लगेगा। जहाँ पर रहेगा वहीं पर कचरा फैलाएगा, जहाँ पर रहता है वहीं पर मल मूत्र करता है, समझे? बहुत तरह का दिक्कत आता है। वहाँ पर वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, थल प्रदूषण होता है, बहुत ही सारा दिक्कत सब होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, एक मुंबई में जो है पूरे एशिया की सबसे बड़ी जो है मलिन बस्ती पाया जाता है, धारावी। धारावी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे
कितनी गंदी बस्ती होती है। देखिए ये बगल में आपका जो है झुग्गी झोपड़ी है और यहीं पर आप देख सकते हैं कि कचरा सबको जो है फेंक दिया गया है। तो ये कचरा जो फेंक दिया है बाबू, कौन बीमार होगा? वही बीमार होगा जो इस झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। तो इसलिए इन लोगों को भी थोड़ा सा जो है साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, समझे। तो यही सब जो है प्रवास के पर्यावरणीय एवं मानसिक परिणाम हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा जो है याद रखिएगा। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं आगे और अब हम लोग जानते हैं कि भारतीय प्रवासन क्या है। भारतीय प्रवासन क्या है, मिट नहीं रहा है, एक मिनट, चलिए समझिएगा। भारतीय प्रवासन क्या है और गिरमिटिया का इतिहास क्या है। गिरमिटिया इतिहास क्या है तो एकदम समझिएगा सर। भारतीय प्रवासन किसको बोलते हैं? तो भारत का प्रवासी समुदाय, समझिएगा, थोड़ा बड़ा कर दे इसको, समझिएगा, समझिए। भारत का प्रवासी समुदाय विश्व के सबसे बड़ा समुदाय है, जो आप लोग थोड़ा देर पहले भी पढ़े थे, जिसमें एनआरआई, अब एनआरआई क्या होता है सर? एनआरआई और पीआईओ शामिल है। अब दो गो शब्द आया यहाँ पर, एगो आया एनआरआई और दूसरा आता है पीआईओ। इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के निवासी, और इसको बोलते हैं एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों में अंतर क्या होता है सर? तो समझिएगा, एकदम समझिएगा, सिंपल। एनआरआई क्या होता है? तो वैसे लोग जो भारत के ही हैं लेकिन बहुत लंबे समय से भारत से दूर हैं, रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में या फिर अच्छे जीवन सुविधा की तलाश में। एनआरआई में क्या हमने कहा कि भारत के मूल निवासी है लेकिन लंबे समय से है जो है अपना घर को त्यागे हुए, अपने घर से दूर हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं एनआरआई, समझे। और दूसरा होता है आपका पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के लोग। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो इसका मतलब होता है क्या कि इसका दादा और परदादा जो होगा, इसके दादा परदादा हो, उनका जन्म हुआ होगा भारत में। मतलब समझ में आ गया? इनके दादा परदादा जो है भारत में इसका जन्म हुआ होगा लेकिन खुद अभी रह रहा है विदेश में, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है भारतीय मूल के लोग, और ये सभी जो है शामिल है इसमें। अच्छा, क्लियर हुआ कि नहीं आपको? एनआरआई क्या है? ये भारत मूल में ही इनका जन्म हुआ है और ये लंबे समय से भारत से बाहर है, तो इसको बोलेंगे एनआरआई, ठीक है। और पीआईओ क्या होता है? तो इनके बाप दादा इंडियन थे, इनके बाप दादा का जन्म हुआ था भारत में, लेकिन इनका जो है ये रह रहा है कहाँ? स्वीडन में रह रहा है। मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ है? स्वीडन में हुआ है। इनके माता पिता थे यहाँ के, भारत के, लेकिन ये नहीं है, ये कहाँ के है? स्वीडन के। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीआईओ। क्या बोलते हैं? पीआईओ, याद रखिएगा। और आज वैश्विक स्तर पर लगभग 2 करोड़ भारतीय जो है विश्व के विभिन्न कोनों में जो है फैले हुए हैं और सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान, व्यापार क्षेत्रों में जो है भारत की साख को मजबूत कर रहे हैं, समझे। 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है हमारे भारत से बाहर है बताए थे, और देश के विभिन्न देश यानी 110 देशों में जो है फैले हुए हैं, याद रखिएगा। थोड़ा सा और समझते हैं और अब हम लोग जानते हैं गिरमिटिया एक्ट के बारे में, और साथ ही साथ औपनिवेशिक दासता के बारे में समझते हैं। समझिएगा ये क्या था। गिरमिटिया एक्ट क्या था सर? तो समझिएगा, ब्रिटिश काल में भारतीय मजदूरों को अनुबंध के तहत विदेशों में बंधुआ मजदूर बनाकर भेजा जाता था, जहां उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ये क्या था सर? तो आप जानते हैं कि हमारे भारत पर जो है अंग्रेजों का शासन रहा है, और अंग्रेज जो है हमारे भारतीय मूल के जो लोग थे उनको बंधुआ मजदूर बना करके, उनको एकदम गुलाम बना करके जो है दूसरे देशों में भेजता था मजदूर के रूप में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं गिरमिटिया एक्ट। तो याद रखिए आप लोग, इसका बोलते हैं गिरमिटिया एक्ट। और लास्ट आपका जो है इसमें जो है आता है प्रमुख गंतव्य, यानी अभी बताए थे, एक होता है उद्गम, उद्गम का मतलब जहाँ से जा रहा है, और गंतव्य का मतलब जहाँ चल गया। तो भारत का आदमी कहाँ कहाँ है अभी उसके बारे में कह रहा है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है ज़्यादातर लोग मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप में ही देश पड़ता है, गुयाना और ट्रिनिडाड, याद रखिएगा। फिजी हो गया, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ सब जो है भेजा गया। और वहीं पर आप जानते हैं कि फ्रांसीसी और डच का भी अधिकार रहा है हमारे भारत पर इन्होंने भी कब्जा किया था, याद रखिएगा। तो फ्रांसीसी और डच के द्वारा भी जो है सूरीनाम और अंगोला में भी जो है प्रवासन हुआ है, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फ्रांसीसियो याद होगा आप लोगों को,
ये सब जो है कब आया था। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 ईस्वी में आया था। और डच जो आया था 1602 ईस्वी में। इसको थोड़ा सा आप लोग जो है याद रखिएगा। चलिए तो समझिएगा, तो ये था आप लोगों का जो है प्रवासन के बारे में। और अब जो है आप लोगों का वाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी स्लाइड के साथ जो है हमारा यह अध्याय नंबर 2 जिसका नाम था प्रवास, वो हम लोगों का खत्म हो चुका है। वो क्लास जो हम लोगों का खत्म हो चुका है। और आपने देखा कि हमने जो है एक ही शॉर्ट में जो है 12th क्लास का भूगोल और अध्याय नंबर 2 जिसका नाम था प्रवास को जो है हम लोग खत्म करने का जो है काम किया। आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, कौन सा चीज़ आपको समझ में आया, कौन सा नहीं आया, बताइएगा। और अपना प्यार दुलार लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर के माध्यम से जो है देते रहिएगा। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, एकदम कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। हम जो है हमारा जो है हम मतलब इंतजार करेंगे आप लोगों के कमेंट का। और हम लोग जो है आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए। हम इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। मात्र एक वीडियो में आपका जो है एक चैप्टर खत्म कर दिया करेंगे। और यह बहुत ही अच्छा लगेगा हमको जो आप लोग अच्छा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ से हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको हिम्मत मिलेगा कि आपने जो है हमारे लिए क्या कमेंट किया है। और इसके तहत हम और जोश जुनून से जो है इस पर मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। और आपके लिए इसी तरह का वीडियो जो है लाते रहेंगे, जिसमें एक चैप्टर में जो है एक क्लास में जो है आपको एक चैप्टर को जो है पढ़ा दिया करेंगे। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। और क्लास अगर अच्छा लगा है तो आप लोग क्लास को जो है खूब ज़्यादा जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।